हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए। आपको मज़ा आएगा। मेरे दादा की ज़मीन उन्हीं के पड़ोसी के साथ में पड़ती थी। उनके पड़ोसी ने मेरे दादा की ज़मीन खरीदने का ट्राई किया, पर मेरे दादा ने मना कर दिया। वो बोले कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये ज़मीन कोई नहीं बेच पाएगा। एक बार तो हद ही पार हो गई। दोनों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि मेरे दादा के सर पे चोट लग गई और जो पड़ोसी थे उनका पैर टूट गया। बस, और क्या था। तब से उनकी जिंदगी एकदम से बदल गई। पता नहीं दादी को आधी रात में कैसे सपने आते थे। वो अचानक से उठ जाती और वो रोती। और एक बार तो वो नींद में ही स्मशान के साइड जाते हुए चिल्लाते हुए रोते हुए जा रही थी और स्मशान में जाके बैठ जाती। बस, ये चीज़ें चालू होना शुरू हो गई। दादाजी को उनके खटिए के पास काले कलर की साड़ी पहने हुए औरत दिखाई देती। वो औरत कुछ नहीं करती थी, बस उनके खटिए पे आके बैठ के उन्हीं को देखा करती थी। दादाजी का यही कहना था, पर जब वो उठ के देखते तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। दादाजी मेरे पहलवान जैसे थे, पर वो सब होने के कारण उनका वजन कम हो गया था। वो बहुत पतले हो गए थे। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। और दादी की भी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वो भी पागलों जैसी हरकत कर रही थी। मेरे पापा कहते हैं कि वो लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, एक बाबा जी जो कि दूसरे गांव में रहते थे, वो मेरे दादा के गांव में आए और मेरे दादा के घर के सामने से गुजरने लगे। पता नहीं उनको क्या फील हुआ, वो मेरे दादा के घर के अंदर आए और उन्होंने जो भी बातें बताई वो बातें सुनकर मेरे दादाजी जैसे पागल हो गए। उन्होंने बोला कि पिछले कुछ साल से तेरे साथ ये हो रहा है और तेरी बीवी के साथ भी ये हो रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ ले। दादाजी जैसे भौचक्का हो गए, क्योंकि वो सारी बातें एकदम सच थी। तेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है और जो औरत तेरे पीछे छोड़ी गई है वो औरत तेरी जान लेके ही मानेगी। अगले 4 दिन में वो तुझे मार देगी, क्योंकि उसका भी टाइम अभी खत्म हो गया है। अमावस की रात को वो तुझे ले जाएगी। अभी तो मैं तेरा झाड़ फूक कर देता हूँ और तेरे घर की भी शुद्धि कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे दादाजी मानते नहीं थे। हाँ, वो ये सारी चीज़ें सुन के चौंक तो गए थे, पर वो मानते नहीं थे। उन्होंने बोला कि ये काला जादू वगैरह की चीज़ें नहीं होती। पता नहीं वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे, पर मेरी दादी समझ गई थी। मेरी दादी बाबा के पीछे गई, क्योंकि जब दादाजी ने ये सारी चीज़ें बोली तो बाबा जी को बहुत गुस्सा आ गया और वो मेरे दादा का घर छोड़ के बाहर चले जा रहे थे। मेरी दादी उनके पीछे भागी और उनको रिक्वेस्ट करने लगी, पैर पड़ के बोलने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमारी मदद कीजिए। मैं बहुत डरी हुई हूँ। आपको तो सब पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। दरअसल बात यह है कि दादी को बहुत बुरे सपने आते। एक एक बार तो ऐसे सपने आते कि वो नींद में से उठ के चिल्लाती, रोती। उन्हें एक औरत दिखती जो हमेशा उनका गला दबा के उन्हें मारने की कोशिश करती। कभी कभी पैर काट देती, कभी कभी हाथ काट देती। ये सारी चीज़ें सपने में देख के दादी जी बहुत डर गई थी। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ सामान लाने को बोलता हूँ, वो कल तक ला देना, और हो सके तो अपने पति को भी ये सारी चीज़ें समझाना, क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस, और क्या था। दादी जी वो सारा सामान ले आई और दूसरे दिन दादाजी को ये सारी चीज़ों के लिए मना दिया। बाबा जी आए, उन्होंने
3 दिन तक हवन किया। और जैसे ही वो हवन करते, दादाजी के मुंह से कुछ ना कुछ काले कलर का निकलता और वो हवा में जैसे गायब हो जाता। ये सारी चीज़ें देख के मेरी फैमिली बहुत ही डर गई थी। हम लोगों ने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया था। हमें पता नहीं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्यों होती है। हाँ, हमें भरोसा तो था, पर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखना हमारे लिए डरावना था। 3 दिन तक हवन करने के बाद, झाड़ फूक करने के बाद, वो औरत जो दादाजी को लेने आई थी, वो उनके सामने प्रकट हुई। वो बोली कि देख पंडित, तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं इसे तो अपने पास लेके ही जाऊंगी। अगर मैं खाली हाथ गई तो जिसने मुझे छोड़ा है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जिसने मुझे इसके पीछे छोड़ा है, वो मेरी जान ले लेगा। वो मुझे तड़पाएगा। वो मुझे बोतल में बंद करके कभी नहीं खोलेगा। तो मैं तो इसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। बाबा ने फिर कुछ मंत्र पढ़े। वो मंत्र पढ़ते ही ये औरत जैसे कमज़ोर हो गई। 1 घंटे तक मंत्र पढ़ने के बाद वो औरत ने ये तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसे नहीं लेके जाएगी। और जिसने भी इस औरत को दादाजी के पीछे छोड़ा है, वो उसके पास जाके माफ़ी मांग लेगी। बस, और क्या था। वो औरत जैसे काले धुएं में बदल के कहीं गायब हो गई। उसके बाद मेरे दादाजी एकदम से ठीक हो गए। और हमें थोड़े टाइम के बाद पता चला कि जिसने काला जादू किया था, वो वही थे जिसके साथ दादाजी की लड़ाई हुई थी। वैसे हमें तो सब पता था, पर हम लोग उन्हें कुछ नहीं कह सकते। खैर, अब सब कुछ ठीक है। बाबा जी ने घर के आगे कीलें भी ठोक दी थी और काले धागे भी दादा दादी को दे दिए थे। अब तक मेरे दादाजी आज मेरे दादाजी की उम्र 80 साल के ऊपर है। फिर भी उनकी तबीयत ठीक है और मेरी दादी जी भी एकदम स्वस्थ है। मेरा नाम हिमांशु है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2022 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि मुझे बाइकों का बहुत शौक था। मोबाइल फ़ोन में मोटो व्लॉगर्स की वीडियो देख के ही मुझे बाइक लेने का मन करता था। मैं बाइकों के पीछे पागल था। सारा दिन बस मोटो व्लॉग्स देखा करता था। और मेरा एक दोस्त था, उसे भी बाइक्स का पागलपन था। हम लोगों के पास ठीक ठाक सेविंग्स हो गई थी। हम दोनों ने ये तय किया कि अभी के लिए हिमालयन बाइक लाते हैं और फिर आगे का सोचेंगे। हमने तय किया कि हम लोग हमारी कंपनी से एक हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लेंगे, क्योंकि हमने बहुत टाइम से छुट्टियां भी नहीं ली थी। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अपनी गाड़ी लेके कन्याकुमारी तक सफ़र करते हैं। और हम लोगों ने भी बस गुरुवार से छुट्टी ले ली थी और हम लोगों ने गुरुवार रात से ही हमारा सफ़र शुरू कर दिया। इससे हम लोगों को 10-12 दिन तक मिल जाते। और हम लोगों ने परमिशन भी पूछ ली कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो वो लोग मान भी गए। तो कुल मिला के हमारे पास ठीक ठाक टाइम था। हम लोगों ने हमारी बाइक ली और दोनों ही सफ़र करने को निकल गए। हम ये करते थे कि दिन के टाइम पे पूरा सफ़र करते थे और रात के टाइम पे हम रेस्ट करते थे। एक एक बार होता यूँ था कि हम रास्ते के बीच में ही रह जाते थे और हमें अगर नींद आती थी तो हम अपनी बाइक को साइड में रोक के थोड़ी देर आराम करते थे, फिर अपना सफ़र शुरू कर देते थे। पर ज़्यादातर हम सफ़र दिन में ही करते थे, क्योंकि हमारे लिए ये सारी चीज़ें पहली बार थी। और मैंने अपना कैमरा भी साथ में ले रखा था। मैंने सोचा कि कैमरा लूँगा तो सेफ्टी रहेगी। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ एकदम से चेंज होने वाली है। मैं और मेरा दोस्त जेम्स दोनों मिलके अलग अलग बाइक से हमारा सफ़र तय कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्ट होके बात किया करते थे। हमारा गोप्रो कैमरा हमेशा ही हमारे हेलमेट के पास लगा हुआ रहता था।
हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए इंस्टाग्राम पे डालते हुए हमारा सफ़र तय कर रहे थे। एक बार की बात है, हम लोग शाम होते ही एक ढाबे पे आए, अच्छे से खाना खाया। फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई ना कोई पास में होटल होगी ही होगी, तो हम लोग अच्छे से फिर दूसरे दिन हमारा सफ़र शुरू कर देंगे। और हमारी बात ढाबे पे काम करते हुए एक व्यक्ति ने सुन ली। उन्होंने हमें थोड़ा दूर बुलाया और कहा कि साहब देखिए, अगर आपको अच्छे से रहना है तो आप आज की रात यही ढाबे में रुक जाइए, कल सुबह होते ही आप चले जाना। मैं आपको बता दूं, जिस रास्ते की बात हो रही थी वो रास्ता महाराष्ट्र में ही पड़ता है। अब कुछ कारणों की वजह से मैं वो एड्रेस तो आपको नहीं दे सकता, पर हाँ, वो रास्ता एकदम जंगलों जैसा था और कुछ किलोमीटर्स तक कोई भी होटल नहीं होने का दावा वो व्यक्ति कर रहा था। हमारे मैप्स में तो एक होटल दिखा रही थी। वो कहते हैं ना कि मैप्स से ज़्यादा लोकल लोगों पे भरोसा ज़्यादा करना चाहिए। मैं फिर सोच में पड़ गया। जेम्स ने बोला कि भाई देख, अगर यहाँ रुकेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 किलोमीटर की बात है, 2-3 घंटे में खींच लेंगे। और वैसे भी सामने आके सामने मतलब आगे जाएंगे तो सिटी वैसे भी पड़ने वाली है, तो हम लोग आराम कर लेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। हमारी ट्रिप दिल्ली से महाराष्ट्र थी और महाराष्ट्र से सीधा मतलब कन्याकुमारी थी। बीच में कोई स्टेट्स को विजिट करने का कोई प्लान नहीं था, बस सफ़र करना था बस उन स्टेट्स में। और हम अच्छे स्पीड से ही जा रहे थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा रुक नहीं रहे थे। हम लोगों ने हमारा सफ़र फिर शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने हमें 3-4 बार रोकने की कोशिश की, पर हमने कहा कि देख यार, हम तेरी बात नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें सफ़र भी बहुत लंबा तय करना है। फिर उसने बोला कि आपके साथ जो भी होगा उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे से पहुँच जाओ। पता नहीं क्यों उसकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। फिर जेम्स ने कहा कि यार देख, ज़्यादा टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी हम दोनों हैं, चोर चकारी का कोई केस हुआ तो हम वही ये लोगों को उड़ा देंगे। दोनों है, अब हम दोनों थे हट्टे कट्टे, तो हम लोग ने सोचा कि ठीक है यार, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी हमारी गाड़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करती है, अगर कोई ऐसा चोर चकारी का केस हो गया तो हम लोग हमारी गाड़ी को आगे लेके चले जाएंगे। तो ये तय हुआ था। पहले 30-40 किलोमीटर तो सब कुछ ठीक था, पर एक एरिया ऐसा आया जहाँ से घने पेड़ लगे हुए थे और वो शायद कुछ किलोमीटर तक वैसे ही थे। मैं इसलिए सारी चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ जाके मुझे कुछ अलग फील हो रहा था। पता नहीं क्यों बहुत ही ठंड लग रही थी। हम लोगों ने सारे गियर्स पहन के रखे थे, जैसे कोई मोटो व्लॉगर होता है ना, वैसे ही कपड़े पहन के रखे थे, स्वेटर भी पहना था। पर पता नहीं क्यों उस एरिया में आते ही ठंड ज़्यादा लग रही थी। और मैं आपको बता दूँ, वो ठंडी की सीज़न नहीं थी। हम लोग फिर आगे बढ़ते रहे। एक पॉइंट पे आके जेम्स रुका और उसने साइड में ही टॉयलेट किया। काम खत्म करने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे। तो हुआ यूं कि एक पॉइंट पे आके जेम्स, जो कि मेरे पीछे था, वो एकदम से आगे जाने लगा। इतनी स्पीड उसने बढ़ा दी कि मैं बोल नहीं सकता। जब मैंने थोड़ा ध्यान दे के देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि एक औरत जेम्स के बाइक के पीछे बैठी है। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद उस औरत को इस भाई ने लिफ्ट दी होगी, क्योंकि जेम्स थोड़ा वैसा था कि लड़कियों को देख के वो थोड़ा पागल हो जाता था। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने लिफ्ट दे दी है तो तुम उसको छोड़ आना। पर केस वहाँ ऐसा नहीं था। थोड़ा आगे जाते ही जेम्स मेरे से बहुत आगे निकल गया। मैं थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि मेरे मोबाइल पे मेरे घर से कॉल आ गया था। मैंने 15-20 सेकंड तक उनसे बात की होगी कि उतने टाइम में ही जेम्स मुझसे बहुत आगे निकल गया था। मैंने अपनी बात ख़त्म की और आगे बढ़ने लगा। मैंने देखा कि सामने ही जेम्स नीचे गिरा पड़ा है। उसकी बाइक साइड में है
और वो रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है। उसे देख के मैं घबरा गया। मैंने अपनी बाइक को साइड में किया और जेम्स को उठाने की कोशिश करने लगा। उसके मुंह पे मैंने पानी मारा, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने फिर भगवान का नाम लिया, चेहरे पे फिर से पानी मारा। इस बार जेम्स उठ गया। उसने जो मुझे बोला वो मैं सुन के शॉक हो गया। उसने बोला कि एक पॉइंट पे आके उसे एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी। वो वहीं रुक गया और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत थी कि आगे उसको लिफ्ट देने का इशारा कर रही थी। अब मैं भी उस औरत को देख के थोड़ा पागल हो गया। मैंने बोला कि इतनी खूबसूरत है तो लिफ्ट दे देता हूँ। पर यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उस बाइक का वजन बढ़ते ही गया और वो औरत के जो बाल थे वो भी रोड को छूने लगे थे। वो देख के जेम्स जेम्स का बैलेंस बिगड़ा और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला, भाई देख, मुझे डरा मत। मुझे तो ये पक्का भूत का केस लग रहा है, चुड़ैल का कोई केस है। चल निकलते हैं। इतना बोलते ही हम दोनों निकलने लगे। तो यहाँ प्रॉब्लम यूं हुई कि 3 या 4 किलोमीटर आगे गए होंगे कि वो औरत पीछे से उड़ते हुए आ रही हो। हमें ऐसा फील हो रहा था। जब हमने हमारे मिरर से पीछे देखा तो वो औरत सच में ही उड़ते हुए हमारे पीछे आ रही थी। मैंने सोचा कि आज पक्का हमारा आखिरी दिन है। मैंने भगवान का नाम लिया और जेम्स को भी ब्लूटूथ में बोला कि भाई चल, जो भी होगा देखा जाएगा, फास्ट चलते हैं। हम चाहे जितना भी स्पीड करने की कोशिश करें, वो औरत हमारे पास से ही गुजरती थी। अब पता नहीं वो औरत क्या चाहती थी। मैंने जोर जोर से शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे मैंने शिवजी का नाम लिया, वो औरत धीमी पड़ते गई, पर फिर भी वो हमारा पीछा कर रही थी। फिर मैंने और जोर जोर से शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। वो औरत वहां रुकी और हम लोग आगे बढ़ गए। फिर मैंने शिवजी का नाम लेना बंद कर दिया और तभी ही मुझे अचानक से उस औरत की जोर की हंसी सुनाई दी। हंसी ऐसी थी कि वो मेरे कान के पास से ही गुजर रही हो, मुझे ऐसा फील हो रहा था। उसकी हंसी मुझे आज तक याद है। जैसे तैसे करके हम लोग पास ही के ही पेट्रोल बंक में पहुंचे। ये सारी चीजें हमने वो लोगों को समझाई। वो लोगों ने भी हमारे ऊपर भरोसा कर लिया। हम सारी रात पेट्रोल बंक में ही पड़े रहे। दूसरे दिन हम लोगों ने हमारा सफ़र तय किया और ये डिसाइड किया कि 5-6 बजते ही हम लोग होटल में ही रहेंगे और सुबह के 5-6 बजे के बाद ही निकलेंगे। बस उसके बाद हम लोग घर आ गए और घर आते ही हमारी तबीयत खराब हो गई। मुझे बहुत ही बुखार चढ़ गया था। मुझे एक्स्ट्रा लीव्स लेने पड़े। जेम्स की हालत भी वैसी थी। हम दोनों का झाड़ फूक हुआ, तब जाके हमारी तबीयत ठीक हुई। बाकी दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि रात के टाइम पे किसी पे भी इतना जल्दी भरोसा मत कीजिए और उनको लिफ्ट मत दीजिए। पता नहीं वो कब कैसे हमारे साथ बिहेव करे या हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे।